सो है दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड एंड उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले की बात है कि कानपुर के अंदर एक ट्रांसप्लांट कराते समय कोई शख्स की डेथ हो गई थी और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो लगा कि देखा गया कि वहाँ पर एक कोई डेंटिस्ट थे जो है ट्रांसप्लांट करे थे और उनका सरप्राइजिंगली जो कॉस्ट बहुत कम था, अराउंड 30,000 या 40,000 के आसपास का कॉस्ट था। तो ये वाला जब कॉस्ट का नाम सुना तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आया कि डॉक्टर लोवेस्ट कॉस्ट क्या हो सकती है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैं काफ़ी सर्च करता इंटरनेट के ऊपर, कहीं लिखा था कि 30,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स हो रहे हैं और 6 या 8 पीआरपी फ्री दे रहे हैं। डॉक्टर का भी जो है वो कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। 1 साल तक हम आपका पूरा केयर करेंगे, लाइफ नॉट 1 साल का, पूरा लाइफ लॉन्ग आपका केयर करेंगे। जनरली मैंने कोई कॉस्ट पे ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि कॉस्ट काफ़ी वेरी कर रहा है और हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमन सर्जरी हो गई है। काफ़ी डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और कॉस्ट भी काफ़ी वेरी कर रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गैप है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज होता है कि इतना गैप क्यों है इस कॉस्ट को लेके। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को हम इस तरह को डिवाइड करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे वास्तव में कोई भी डॉक्टर होता है और तो उसके लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट है वो कैसे, कहाँ का कॉस्ट लग सकता है उसके लिए, ठीक है। सेकंड हम डिसाइड करेंगे कि वास्तव में इथिकली है ना कॉस्ट को कैसे कट डाउन किया जा सकता है किसी भी डॉक्टर के द्वारा। एक होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनइथिकल कॉस्ट कटिंग कैसे हो रही है, जो कि जनरली पता नहीं होता और ये सबसे बड़ा या सीरियस कह सकते हैं मैटर है। फर्स्ट इस बात पे आता है कि वास्तव में जो कॉस्ट है कहाँ लगती है और कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की। जैसे कि मेरा क्लिनिक है और मैं डॉक्टर हूँ और मेरे साथ में असिस्टेंट डॉक्टर भी है। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि डॉक्टर का ही कॉस्ट, कि डॉक्टर अपने एक फीस लेता है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ये मान के चलिए कि 6 से 8 घंटे तक चलने वाली होती है। डेडिकेटेड कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है तो वो पूरी तरह आपको ही टाइम देने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं उस डॉक्टर की कॉस्ट होती है और डॉक्टर जितना एक्सपीरियंस्ड होगा उतना ही करने की उसकी जो है फीस ज़्यादा होने वाली है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ही आपका ये हो गया कि आपको एक डॉक्टर की फीस, जो कि डॉक्टर का फीस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग-अलग ले सकते हैं। सेकंड पार्ट है जिसको बोलते हैं हम स्टाफ का पार्ट। स्टाफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सर्जरी होती है, ट्रांसप्लांट सर्जरी बिना अच्छे स्टाफ के हो नहीं सकती। एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए एक अच्छा डॉक्टर होना ज़रूरी है और एक अच्छा स्टाफ होना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये टेक्निकल सर्जरी है। ओके, टेक्निकल मीन्स ऐसे कुछ पर्सन्स जो एक पर्टिकुलर काम जानते हैं, ओके, वो टेक्निकली उसके लिए साउंड होते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्निकल स्टाफ का होना ज़रूरी है और साथ-साथ के अंदर आपका एक मेडिकल स्टाफ होना ज़रूरी है। अब स्टाफ की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें तो इन जनरल जैसे कि एक सपोर्टिंग स्टाफ का जो कॉस्ट होता है रफली 20,000 से 30,000 के बीच में होता है, लेकिन एक ट्रेंड स्टाफ का कॉस्ट अराउंड होता है 40 से 50,000 रुपीज़ के आसपास, है ना। थर्ड फिर आपका मैटर करता है कि आपका जो है वो क्लिनिक किस तरह का है और आपने अपना ओटी सेटअप कैसे बना रखा है। तो जितना अच्छा ओटी सेटअप होगा, ओके, जहाँ पे लगता है कि एक नीड है हमें, जैसे कि इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की नीड है या फिर कोई भी चीज़ जो उसके लिए यूज़ हो रही है। फोर्थ ये हो सकता है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो है वो अच्छे हैं। ओके, अगर जितना अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कैरी करेगी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है कॉस्ट डिसाइड होने वाला है, राइट। ये 4 या 5 बहुत मेजर पॉइंट होते हैं और इसमें काफ़ी वेरिएशंस आ सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं कि अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो वास्तव में आपके लिए कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करेगा, जिसको बोलते हैं हम इथिकल कॉस्ट कटिंग बोल सकते हैं। एक सीनियर डॉक्टर होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स कर लेता है, ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि जूनियर डॉक्टर्स जो कि उतना ही एफिशिएंट होते हैं उनको जो है वो सौंप देता है, ठीक है, हैंड ओवर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट कटिंग काफ़ी कम हो जाता है और ये मान के चलिए आपके रिजल्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, क्लिनिक की बात करें हम कि क्लिनिक कितना अच्छा होना चाहिए। ओके, देखिए क्लिनिक में आपके अगर हीरा या फिर जवाहरात जड़े हुए हैं ना तो आपके लिए कोई काम करने वाला नहीं है। आपके ये होना चाहिए कि अच्छा सा ओटी होना चाहिए, अच्छा एक नीट एंड क्लीन क्लिनिक होना चाहिए, जहाँ पर एक हॉस्पिटल कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटल बायोलॉजिकली क्लीन होना ज़रूरी है। ओके, हाँ ठीक है, इट शुड बी लाइक लग्जरियस, बट अगेन लाइक लग्जरी वाला पार्ट जिसको आप एक एक्सट्रीम बना रहे हो, ठीक है, आप सोचते हो कि ये वाला पार्ट की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती तो दैट कैन बी स्किप्ड। ओके, सो दैट इज़ योर चॉइस। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ये देखना हो कि भाई मुझे इस तरह का क्लिनिक देखना है जहाँ पे बायोलॉजिकली मेरा क्लिनिक क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और वहाँ पर वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि वास्तव में एक मेडिकल के लिए होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप अपना वाइजली अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं अनइथिकल कॉस्ट कटिंग की, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है कि डॉक्टर, ये मान के चलिए कि सर्जरी में डॉक्टर नहीं होते। ओके, तो क्या होता है कि एक होता है उसको बोलते हैं हम गोस्ट सर्जरी। सो गोस्ट सर्जरी में क्या होता है कि आपका डॉक्टर से बात हो जाती है लेकिन सर्जरी करने वाले कुछ लोग और ही होते हैं और वो सिर्फ डॉक्टर होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं और कभी भी कुछ एक्टिवली काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गोस्ट सर्जरी। और इसमें क्या होता है कि एक टीम होती है कोई, है ना, जैसे कि टीम जो कि बाहर से आ जाती है और एक दिन के लिए आती है और सुबह शाम तक करके ट्रांसप्लांट चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर, अब कभी-कभी डॉक्टर खुद डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं होते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी नहीं होते हैं, वो डेंटिस्ट हो सकते हैं या फिर बीएमएस, बीएचएमएस हो सकते हैं या फिर ऐसे नाम के ही कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। और वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है और उसके बाद में आप सोचते हैं कि ठीक है, ये क्लिनिक सेट है और ये डॉक्टर हैं तो ये आई थिंक सर्जरी करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर देखना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन देखिए। ओके, और अगर डॉक्टर कहीं न कहीं एक अच्छा डॉक्टर रहेगा तो एक अच्छी ठीक-ठाक कॉस्ट भी आपका आपका लेगा, वो अपनी फीस लेगा उस चीज़ के लिए, है ना। अब बात करते हैं कि वास्तव में
आपको सेलेक्ट कैसे करना चाहिए कोई भी डॉक्टर, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना है कि भाई मुझे, तो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट ये हो सकता है सबसे पहले आप कि आप डॉक्टर को चुनिए, आप किसी भी क्लिनिक को मत चुनिए कि ये डॉक्टर है मेरी सर्जरी करने वाले हैं। तो डॉक्टर रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी डिग्री क्या है, वो प्लास्टिक सर्जन या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं है। वो रेगुलर सर्जरी करेंगे तब रेगुलर उनके पास में स्टाफ भी रहेगा, ओके, और एक रेगुलर अच्छी एसओपी भी रहेगी उनकी कि भाई कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है वो पता होता है। अगर मैं आँख बंद करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर मैं अगर यूँ हाथ करूँ ना, तो मेरा हाथ में वही इंस्ट्रूमेंट आएगा जो मैं चाहता हूँ। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें इशारे-इशारे में हो जाती है, क्योंकि आप रोज़ करते हो और रोज़ स्टाफ को पता होता है अच्छा ये वाला पार्ट हो रहा है, तो मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट देना होता है डॉक्टर को। ओके, तो इतना ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए आपका, और ताकि आपकी सर्जरी स्मूथ हो जाए, लंबी चलने वाली है। अगर वहाँ पे एक स्टेप भी खराब हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर को चुनिए सबसे पहले, ओके। सेकंड, उस डॉक्टर का काम देखिए एक बार आप, रेगुलर सर्जरी करेंगे तो उसका काम देखिए, काम पसंद आए आपका, ठीक है। मिलने के बाद में क्या होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है, ओके, क्योंकि सर्जरी ऐसा नहीं कि एक बार करके चले गए, आपको बार-बार मिलना है डॉक्टर से और लाइफ लॉन्ग मिलना पड़ेगा। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट आपको रखना पड़ेगा। तो एक अच्छा डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी अच्छा करेगा और हेयर लॉस का जो है वो उसका भी ध्यान रखेगा आपका। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और हाँ, आप 3-4 डॉक्टर के पास मिलिए, ठीक है? और आपको ये होना चाहिए कि मुझे इस स्टैंडर्ड का जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं लेकिन वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, बड़े गंदे से दिखते हैं और उनको वापस बार-बार हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो पता चला कि हम एक कॉस्ट कम कर रहे हैं, उसके चक्कर के अंदर 2 हेयर ट्रांसप्लांट और मुझे कराने पड़े, और वो कॉस्ट जो एक इस अच्छे डॉक्टर का कॉस्ट से डबल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? तो 2 या 3 डॉक्टर के पास मिलिए, जाइए, क्लिनिक देखिए, तो आपको उसका स्टैंडर्ड का पता चलेगा। वहाँ पे आपके कॉस्ट का पार्ट पता चलेगा आपको कि वास्तव में दिस इज़ द काइंड ऑफ अ गुड कॉस्ट, ओके? और मिनिमल स्टैंडर्ड रखना है, और उसके बाद देखिए कि उस स्टैंडर्ड वाला पार्ट सबसे मिनिमल कॉस्ट में कौन-सा आ रहा है। बस उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, राइट? तो इस तरह आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह से 30,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ ऐसे वाले प आप प्लीज़ सेलेक्ट मत कीजिए। आपकी हेल्थ का सवाल है, आपकी लाइफ़ का सवाल है, ओके? और हेयर ट्रांसप्लांट में एक बार आपका डोन एरिया खत्म हो गया ना, तो हो गया। उसके बाद में उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता, रिपेयर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। काफ़ी हमें हमें दुःख होता है इस बात के लिए कि यार, कि आई थिंक हमने नहीं समझा है इस चीज़ को लेके, है ना? तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना और बड़ा वाइज़ली सेलेक्ट कीजिए। टाइम दे सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। आप एक बार नहीं, आप 10 बार डॉक्टर से मिल सकते हैं, 10 डॉक्टर से मिल सकते हैं और उसके बाद अपना डिसीज़न लीजिए। तो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक तरह का सोशल अवेयरनेस है और ये सबको जाना चाहिए, और जो हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहा है उसको डेफ़िनेटली उनको ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर और हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है? तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।